Hi, so this is class number 12, General Studies Revision for Prelims 2022. Polity, History, Current Affairs, Economics, Geography, 11 topics हम cover करेंगे in around 30 minutes of time. पॉलिटी के क्विक फैक्ट्स देखेंगे, साइमन कमीशन। आज हम ज्योग्राफी में बाउंड्रीज अर्थ का लेयर्स एंड दीज डिसकंटिन्यूटीज पे बात करेंगे। दिस इज वाटर साइकिल, डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटेट, इकोटोन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोटोन के रीजन्स, देन दीज आर सर्टेन पेंटिंग्स। रिवोल्ट जो है 1857 को, इसको आज हम अच्छे से समझते हैं। देन हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। सो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट 30 मिनट्स में क्विकली कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी के क्विक फैक्ट्स देखते हैं। दीज आर वेरी इजी वन लाइनर्स हैं और इनके बारे में हमें एक बेसिक पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट इधर से नहीं भी आएगा, बट ये जो क्विक फैक्ट्स हैं ये ऑप्शंस एलिमिनेट करने पर बहुत यूजफुल होते हैं। आर्टिकल 19 of our constitution forms the core of the chapter on fundamental rights. आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में। The number of categories of freedom that an Indian citizen shall have is 6. तो यहाँ पे 6 कैटेगरीज की फ्रीडम दी हुई है। इन सारी 6 कैटेगरीज का नाम बताइए। जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, इसमें 6 कैटेगरीज है, लाइक स्पीच, एसोसिएशन, लाइक दैट। टेल द नेम ऑफ ऑल दीज 6 फ्रीडम्स। राइट टू प्रॉपर्टी जो होता था, ये भी एक पहले फंडामेंटल राइट था। इट वॉज एनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट के सेक्शन पे, बट बाद में इसको अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। तो ये अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के बजाय बन गया एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आ गया। उस आर्टिकल का नंबर बताइए। सो दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी। What is the minimum permissible age in years of employment in any factory or mine? जो बच्चे होते हैं 14 साल के कम बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या माइन में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है। दिस इज मिनिमम परमिसिबल लेयर इज एज इज 14। विच वन इज अ न्यूली एडेड फंडामेंटल राइट? तो जो न्यूली एडेड फंडामेंटल राइट है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज आर्टिकल 21A। फंडामेंटल राइट्स से इस टाइप के सवाल आजकल काफ़ी आ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स कोरिलेटेड हैं डीपीएसपी से, लाइक दैट। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लिमिटेशन होते हैं अपॉन द स्टेट पावर, लिमिटेशन अपॉन द स्टेट पावर। तो सवाल ऐसे आ रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे ये कोरिलेटिव होते हैं से फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। सो एफआर जो होता है ये नेगेटिव अंडरटोन होता है, डीपीएसपी होता है ये पॉजिटिव होता है। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फंडामेंटल राइट्स हैं ये लिमिटेशन है अपॉन द स्टेट पावर। मतलब जो एफआर है ये नेगेटिव एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं स्टेट पे कि आप ये काम नहीं कर सकते। डीपीएसपी जो है ये पॉजिटिव होते हैं, वो स्टेट को बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और ये लिमिटेशंस है अपॉन द स्टेट पावर फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है। इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट है जो प्रोटेक्टेड है इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो आर्टिकल है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ह्यूमन राइट, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, इसके बहुत वाइड इसका इंटरप्रिटेशन होता है। अब डीपीएसपी पे आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स तो एक नेगेटिव अंडरटोन था, डीपीएसपी में एक पॉजिटिव अंडरटोन है। स्टेट्स को बोला जा रहा है आपको ये सारे काम करने हैं। So the framers of our constitution borrowed the concept of DPSP from the constitution of the idea of DPSP constitution of Ireland. Ireland से ये हमारा बोरो हुआ है। नेक्स्ट क्लास में इसका एक अपन लिस्ट भी देख लेंगे, किस किस राज्यों से कौन कौन से फीचर्स अपन ने बोरो किए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर्ड है वो सारे फीचर्स किन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। Who described the DPSP as the novel feature of the Indian Constitution? The answer is Dr. B.R. Ambedkar साहब। डीपीएसपी जो होते हैं ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं ये सब काम आपको करना है फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स।
तो हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 19 में 6 इनहेरेंट राइट्स है, 44th में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गया, 14 मिनिमम एज है एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री में, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन नया फंडामेंटल राइट ऐड हुआ 21A, FR लिमिटेशन अपॉन द स्टेट पावर है, FR सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, FR 21 है लाइफ एंड लिबर्टी, आयरलैंड से लिया है DPSP, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था DPSP नोवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और DPSP जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लास्ट क्लास में हमने 1909 भी देखा और 1919 भी देखा। अब ये जो 1919 था इसका रिव्यू होगा, उसमें लास्ट लाइन पड़ी थी ना, 10 साल में इसका एक रिव्यू होगा, बट ये रिव्यू जल्दी आ जाता है, 1927 में ही आ जाता है, 2 years बिफोर द स्केड्यूल, और इसको बोलते हैं साइमन कमीशन। British government announced the appointment of a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution 1990। तो साइमन कमीशन का काम ये था कि 1919 को रिव्यू करना और इसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से 1935 का एक्ट बनेगा। All the members of the commission ब्रिटिश थे, hence all the parties boycotted the commission। कमीशन ने सबमिट किया इट्स रिपोर्ट 1930 में, रिकमेंड किया। अब देखो ये जो कमीशन आया ना, तो मतलब इंडिया का भविष्य डिसाइड हो रहा है, बट उसमें सारे ब्रिटिशर्स है, कोई भी इंडियन नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इस कमीशन को बॉयकॉट कर दिया था। गो साइमन का उसी टाइम पे नारा लगा था। तो कमीशन ने 1930 को रिपोर्ट अपना सबमिट किया और रिकमेंड किया कि जो डायआर्की जो था, डायआर्की पढ़ा था ना 1919 में, वो अबॉलिश हो जाए बिकॉज वो फ्लॉप शो है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में बढ़े, तो अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, तो जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन है उससे आएगा 1935 का एक्ट। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्टैब्लिश करने को बोला, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी थी, और कॉम्युनल इलेक्टोरेट तो इन्होंने अच्छे से देख लिया कि इंडियंस को कॉम्युनल लाइन पे बिजी रखो सो दैट हमारा जो रूल है वो इजी हो जाए, तो कॉम्युनल इलेक्टोरेट अब कॉन्टिन्यूशन में रहेगा। ये सब बातें कहा साइमन कमीशन ने। टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश इंडिया की और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे जाएंगे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करने कांग्रेस को गए थे? इंग्लैंड। किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बताइए? तो इसमें ये हुआ, बेसिस जो था वाइट पेपर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी लॉ, और फिर इन सब का कल्मिनेशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो 1919 आया, 10 साल में रिव्यू होता था। अब बाद में ये भी बताना इसको 10 साल से पहले क्यों ले आए, ये 1927 में ही क्यों आ गया? अकॉर्डिंग की तो 1919 में आना था, 1929 में आना था 10 साल बाद, बट ये 2 साल पहले आ गया था, क्यों? 2 साल पहले क्यों आया था? और ये जॉन साइमन थे, सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडिया ने अपोज किया, इसी में लाठी चार्ज हो गया था 1927 में। फिर डायआर्की हुआ, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रिंसली स्टेट्स, कॉम्युनल इलेक्टोरेट, ये सारी बातें यहाँ पे हुई। फिर वाइट पेपर आएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, और फिर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिकॉज ये पॉलिटी का सीरीज है तो बीच की बातें अपन नहीं देख रहे हैं, अपन सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दिस इज साइमन कमीशन। अब देखो, ज्योग्राफी में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स लास्ट क्लास में देखा था, उसमें हमने देखा था जो अर्थ है ना वो इस टाइप से है, जैसे ये कि इनर कोर है, इनर कोर, फिर आउटर कोर है, फिर ये लोअर मेंटल है, फिर अपर मेंटल है, और यहाँ पर ये ऐसा कन्वेक्शनल करंट भी चल रहा है यहाँ पे, जो एक हमने पढ़ा था ना, जैसे मिड ओशनिक रिज जो है वो कैसे बन रही है, प्रीमोर्डियल हीट है, रेडियो एक्टिविटी है यहाँ पे, तो जिसके कारण हीट के कारण यहाँ एक करंट भी चल रहा है, और जो ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, प्लेट्स है, ये फ्लोट भी हो रही है, सबडक्शन भी होता है, और इनके इंटरेक्शन से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो दिस इज एक्चुअली इनसाइड द अर्थ। फिर हमने ये भी देखा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है, जैसे कन्वर्जन प्लेट में क्या हो रहा है, एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक प्लेट जैसे हैवी है तो हैवी प्लेट अंदर सबडक्शन हो जाएगा, और ये जो है ये ओवर राइडिंग प्लेट हो जाएगी, और जहां सबडक्शन हो रहा है वहां पे ट्रेंच बनेगा, तो ये सबडक्टिंग प्लेट है, ओवर राइडिंग प्लेट है, और ये कौन सी बाउंड्री हुई? कन्वर्जेंट, दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, तो दिस इज कन्वर्जेंट, सबडक्टिंग, ओवर राइडिंग, लेथोस्फेरिक पेंटल एंड दिस, ओके। एक होती है डाइवर्जेंट।
डाइवर्जेंट में जैसे ये एक स्प्रेडिंग सेंटर हो गया, जैसे अपन अटलांटिक ओशन है, ऐसा अटलांटिक ओशन है, इसके बीच में मिड अटलांटिक ओशन रिज है, उधर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ऐसे चल रही है, दोनों फैल रहा है और नीचे से मैग्मा ऐसे निकल रहा है, ऐसे बेल्ट की तरह चल रहा है, तो ये हो गई डाइवर्जेंट, नाम में ही लिखा है डाइवर्जेंट। ट्रांसफॉर्म में अपन ने सैन एंड्रियास फॉल्ट देखा था, एक प्लेट इधर जा रही है, ना तो टकरा रही है ना दूर जा रही है, बस वो लेटरल मूव कर रही है, तो ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो ये अर्थ का ऐसा इंटीरियर होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। इसी में हमने ये भी देखा था अर्थ की जो बेसिक लेयर्स है, इन लेयर्स में कुछ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये 5 डिसकंटिन्यूटी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो ऊपर है वो कोनार्ड है। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होती है अपर और लोअर क्रस्ट में, क्रस्ट अपर और लोअर, ये बेसिक्स ज्योग्राफी है, ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ये सेटर्स हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल और फंडामेंटल्स ऑफ इंडिया, इन दोनों बुक को बिंज वॉच प्लेलिस्ट में जल्दी से कर लो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, तो आपको डिफिकल्टी भी नहीं होगा, उसको क्विकली आप गो थ्रू करो। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है अपर और लोअर क्रस्ट में, तो ये कोनार्ड क्रस्ट की हो गई। इसके बाद मेंटल आती है, तो मोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी है अपर क्रस्ट और अपर मेंटल में, ये क्रस्ट है और मेंटल है, अपर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोरोविकिक हो गई, तो ये वाली लेयर हो गई, ये वाली। और ऊपर थी कोनार्ड, तो पहले कोनार्ड टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, कोनार्ड, फिर मोहरोविकिक, फिर रैपिटी आती है, रैपिटी होती है अपर और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी। फिर इसके बाद गुटनबर्ग आती है, ये आउटर और इनर कोर की डिसकंटिन्यूटी गुटनबर्ग। फिर लेहमन आती है, वो आउटर और इनर कोर की। तो सबसे नीचे लेहमन है, आउटर इनर कोर, गुटनबर्ग है आउटर इनर, आउटर एंड इनर कोर। और जो लेहमन है, ये गलत लिखा हुआ है, गुटनबर्ग जो है ये आउटर कोर और इनर दिस मेंटल के बीच में है, दिस इज रॉन्ग, गुटनबर्ग यहाँ पर है, लेहमन नीचे है। फिर ये रैपिटी जो है ये अपर और लोअर मेंटल में है, इसको मैं करेक्ट करके शेयर करूंगा, दिस इज कोर एंड मेंटल, ये यहाँ पर है, लेमन इधर है, यहाँ रैपिटी है, यहाँ पर मोहरोविकिक है और यहाँ पे कोनार्ड है। ओके, सो दिस इज दैट। अब अपन देखते हैं साइकिल्स। साइकिल्स में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है वाटर साइकिल। मैं टेलीग्राम पे भी जो क्विजेज है ना, उसमें साइंस के भी कुछ पोर्शन ऐड कर दूंगा, बेसिक बेसिक जो होते हैं जो आने चाहिए, जैसे एसिड्स वगैरह, कल केमिस्ट्री देखा था, फिजिक्स देखा था, बायोलॉजी भी अपन उसमें कवर कर लेंगे। टेलीग्राम के क्विज बड़े बेसिक लेवल के हैं, इंटरमीडिएट टू मीडिएट लेवल है, इसको मिस नहीं करना है, बिकॉज ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ऐसा अगर आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब आता है अपना एवोपरेशन। तो देखो पानी है, हीट आया, ये एवोपरेट होगा, एवोपरेट होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्लाउड बनेगा। क्लाउड में अपन ने अर्थ का बेल्ट देखा था ना, हेडले सेल, फेरल सेल, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, हेडले, फेरल और ऊपर पोलर। तो ऐसे वाई एक्सिस में ऊपर गया, विंड डायरेक्शन जा रही है। फिर जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी अपन ने आंसर राइटिंग में पढ़ लिया है, तो प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन यहाँ पे हुआ, वाटर जो है वो वापस सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नीचे आ रहा है, फिर ये लैंड पे कलेक्ट होगा, चाहे तो वो रिवर के थ्रू आ रहा है, सरफेस रन ऑफ हो रहा है, रिजर्वॉयर से जा रहा है, ग्राउंड वाटर से जा रहा है। ये जो वाटर है ना, एक्चुअली वाटर इज कांस्टेंट, यही पूरा वाटर ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, और इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। तो एक जैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है ये पानी लॉस करती है, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब जो पानी है वेपर से नीचे सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नीचे गिर रहा है। तो ये सारे से जो वाटर है, स्टेजेस ऑफ वाटर ऐसे चेंज होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और वाटर पूरा ऐसा साइकिल कंटिन्यू होता है। डिफिकल्टी ये है कि जो हमारे काम का पानी है वो कम है, और वो हमारी रीच में नहीं है, जैसे ग्लेशियर्स में है तो वो रीच में नहीं है, आर्कटिक अंटार्कटिक में रीच में नहीं है। सो द पॉइंट इज, जो हमारे रिक्वायरमेंट का पानी है, जैसे ग्राउंड वाटर हुआ, रिवर्स हुआ, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये डिफिकल्टी हो रही है, और यही प्रॉब्लम है कि वाटर कंजर्वेशन करना इतना जरूरी है। बाकी तो नेचर में वाटर एज सच खत्म कभी नहीं होगा, पर जो हमारे रिक्वायरमेंट का पानी है उसका शॉर्टेज हो रहा है। सो दिस इज दैट। ओके, अब एक और टर्म होता है नीश और हैबिटेट, दोनों से सवाल आए हैं। नीश क्या होता है? हैबिटेट होता है एक स्पीशीज का, उसका घर जहां वो रहता है। अक्सर लोग अपने घर पे भी सामने हैबिटेट लिख देते हैं, दे वांट टू टेल कि दिस इज अवर एड्रेस, जहां वो रहते हैं, अबोड। हैबिटेट ऑफ अ स्पीशीज इज लाइक इट्स एड्रेस, दैट इज वेयर इट लिव्स। नीश वो होता है उसका लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशन, मतलब सोसाइटी में रह रहा है, बट सोसाइटी में उसका कौन सा नीश है, किस कैटेगरी को वो अपन कर रहा है। जैसे यूट्यूब में सब वीडियोस बना रहे हैं, बट अपने वीडियोस किस लिए? फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, एजुकेशन के लिए।
दिस इज अवर नीश। वरना और भी दूसरी कैटेगरीज है, एंटरटेनमेंट है, गेम्स है, व्लॉग्स है, देर आर सो मेनी कैटेगरी, बट हमारा नीश है वो एजुकेशन एंड लर्निंग एंड एजुकेशन है। तो ये कहलाता है नीश। एक्टिविटीज एंड रेस्पॉन्स स्पेसिफिक टू द स्पीशीज, हर एक स्पीशीज का एक नीश हो जाता है। तो हैबिटेट मतलब घर, नीश मतलब उसका रोल। नीश इज अ यूनिक फॉर अ स्पीशीज विच में स्पीशीज शेयर द हैबिटेट, मतलब हैबिटेट में यूट्यूब में बहुत सारी कैटेगरी है बट अपना एक नीश है एजुकेशन। तो हैबिटेट शेयर होता है बट हर स्पीशीज का एक नीश होता है वहां पे। टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ज्यादा स्पीशीज भी सेम कैटेगरी लर्निंग एजुकेशन में वीडियो आ रहा है तो सेम नीश है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन विद वन अनदर अंटिल वन इज डिस्प्लेस। तो नेचर में ऐसा होता है। For example, many different species of insects may be pests of the same plant, but they can coexist as they feed on different parts of the same plant. मतलब उन सब का रिक्वायरमेंट अलग है। एजुकेशन वीडियोस में भी कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो अगेन वो फर्दर सैग्रीगेट हो जाता है। सो इसको कहते हैं हैबिटेट और नीश। Niche refers to unique functional role and position of a species in a habitat or ecosystem. फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्पीशीज की है इन इट्स हैबिटेट इज रेफर्ड टू एज नीश। लैंग्वेज फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज, उसका रोल को उसको बोलते हैं नीश। इन नेचर स्पीशीज ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हैबिटेट नीश वो होता है वेर इट लिव्स। फूड निश होता है जहाँ पे वो ईट डक कंपोज वाला जो भी काम है उनका वो कर रहे हैं, स्पीशीज कॉम्पीट भी कर रहे हैं। तो ये हो गया हैबिटेट नीश। रिप्रोडक्टिव नीश हो गया रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। फिजिकल केमिकल नीश में टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में वो रह रहा है, लैंडस्कोप, ह्यूमिडिटी। द आइडिया इज व्हाट इज नीश। नीश मतलब होता है उसका रोल, क्या काम कर रहा है वो, किस जगह पे वो वर्क कर रहा है, दैट इज नीश। नीश एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो डायोवर्सिटी होना जरूरी है। और जैसे अपन गवर्नमेंट को भी बोलते हैं इट इज अ वेल ऑयल मशीनरी, एवरी स्पेयर पार्ट को पता है उसका रोल क्या है, ड्यूटी क्या है, और कलेक्टिवली ये फिर एक प्रॉपर वेल ऑयल मशीनरी वर्क करती है। सो डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटेट। इकोटोन, इकोटोन एक जोन होता है, जंक्शन होता है, ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू बायोम्स। हमने वीडियो देखा था ना बायोम्स के वीडियो, टुंड्रा बायोम, इक्वेटोरियल बायोम। तो जैसे इक्वेटोरियल बायोम है उधर से ये आ रहा है सब सब ट्रॉपिकल बायोम में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन एरिया होगा इसको बोलते हैं दो डिफरेंट बायोम। जैसे एक एक्वेटिक बायोम है, लैंड बायोम है, एश्चुरी आ गई, ये दोनों के बीच का ट्रांजिशन एरिया हो गया। तो ये कहलाता है इकोटोन। इकोटोन इज द जोन वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट। डिफरेंट कैटेगरीज की दोनों यहाँ पे कम्युनिटी की यहाँ पे आती है। फॉर एग्जाम्पल मैनग्रूव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट इकोटोन करता है। मैनग्रूव हमने पढ़ा है ना, ये लैंड का भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, मैरीन भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। तो ये इकोटोन हो गया। जैसे ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, ग्रासलैंड फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का पार्ट हो गया। जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, फिर सवाना ग्रासलैंड्स और फिर सहारा डेजर्ट आ गया। तो दिस इज वन थिंग। एश्चुरी हो जाता है फ्रेश और सॉल्ट वाटर में। रिवर बैंक मार्शलैंड आ जाता है ड्राई और वेट में। तो इकोटोन का मतलब है ट्रांजिशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अब यहाँ बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ड हो जाएगा। जैसे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों है, एक स्ट्रिप है जहाँ पे ग्रासलैंड की भी प्रॉपर्टी है और फॉरेस्ट की भी प्रॉपर्टी है। तो दिस इज लाइक इसमें ओवरलैपिंग होती है, नैरो भी होती है, पतला सा जोन होता है जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है ग्रासलैंड और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इंटरमीडिएट हो जाती है तो यहाँ जोन ऑफ टेंशन भी आ जाता है, दोनों जगह की स्पीशीज कॉम्पीट कर रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी यूजुअली डेंसिटी आउटगोइंग कम्युनिटी की डिक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम कम्युनिटी और इकोसिस्टम। जैसे इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल की एक स्पीशीज से अपन बढ़ रहे हैं डेजर्ट की तरफ, तो यहाँ से इसकी पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी, फिर डेजर्ट वाली स्पीशीज आ जाएगी। वेल डेवलप्ड इकोटोन में ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट एडजॉइंट। तो मोटी बात यह है कि इकोटोन क्या होता है, ये ट्रांजिशन जोन होता है दो डिफरेंट बायोम्स का, दैट्स ऑल। इकोटोन रीजन जैसे मैनग्रोव हुआ, एश्चुरी हुआ, ग्रासलैंड हुआ, यहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, वेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड मिल रहा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम से। ओशियन पॉन्ड रिवराइन इधर, तो इकोटोन जो है वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वाइड रेंजिंग स्पीशीज होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, बिकॉज दोनों बायोम्स की स्पीशीज वहां पे सर्वाइव कर रही है, रिप्रेजेंटेड है। तो ये क्या हुआ, इकोटोन और कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये था नीश और डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटेट। ये एक बड़ा अच्छा सा पेंटिंग है। ये टाइगर्स है, टाइगर्स का भी सब स्पीशीज हमें पता है ना, जैसे इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर है, ऐसे ही एक अपना हो जाता है से
इधर साइबेरियन टाइगर हो जाता है या फिर सुमात्रन टाइगर हो जाता है। और साथ ही साथ ये पेंटिंग्स हैं, जैसे ये लोकल पेंटिंग्स हैं, इनके नाम पता होने चाहिए। फाड़ पेंटिंग कहाँ पे होती है? राजस्थान में होती है। देन कलमकारी प्रीलिम्स का सवाल है, आंध्रा की है। देन एपन पेंटिंग कहाँ की है? उत्तराखंड की है। कालीघाट पेंटिंग कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग, बिहार की है। ये है थांगका, अगेन प्रीलिम्स का सवाल है, थांगका इज फ्रॉम अरुणाचल। ये वर्ली पेंटिंग है, प्रीलिम्स का सवाल है, महाराष्ट्र की है। ये है पट्टचित्र, पट्टचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। ये गौन पेंटिंग है और ये मध्य प्रदेश में है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक पेंटिंग्स हैं। फाड़ राजस्थान, कलमकारी आंध्रा, एपन उत्तराखंड, कालीघाट वेस्ट बंगाल, मधुबनी बिहार, थांका अरुणाचल, वर्ली महाराष्ट्र, पट्टचित्र उड़ीसा और गौन पेंटिंग मध्य प्रदेश की है। अब हमने हिस्ट्री सीरीज में देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से बहुत रिसेंटमेंट होता है, झांसी हमने पढ़ा, और भी बहुत सारी पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की। तो उसके कारण होता है 1857 का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 के बाद ही अपनी मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सिलेबस का, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल। तो रिवोल्ट जो थी एक्चुअली, इसमें कंपनी की पॉलिसीज जिम्मेदार थी। इसके बहुत सारे मायने हैं। एक तो इकोनॉमिक कॉज था, हैवी टैक्सेशन हो रहा था अंडर न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट। समरी इविक्शन था, जो पुराने लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनको भी हटाया गया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आया। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, इंडियन प्रोडक्ट्स पे बहुत टैक्स लग रहा था, ब्रिटिशर्स जीरो ट्रेड टैरिफ पे आ रहे थे, तो हम कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहे थे। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, जो कॉन्कॉमिटेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो एब्सेंट हो गया। मॉडर्न लाइंस में मतलब ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो दैट इज वाई 17वीं 18वीं शताब्दी तक इंडिया यूज्ड टू बी अ लॉट बेटर कंट्री। इसको सोने की चिड़िया भी कई बार ऐसा बोला गया है। बट ब्रिटिशर्स, दादा भाई नारोजी ने जैसा बोला, सिस्टमेटिकली ड्रेन किया, गंगा से सब उठा के थेम्स रिवर में ले गए। थेम्स कहाँ की रिवर है? टेल। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्न लाइंस में नहीं हुआ, तो इससे पीजेंट्स, आर्टिसन, स्मॉल जमींदार, हर किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ। प्राइमरी जो कॉज था 1857 का था, वो था इकोनॉमी डिफिकल्टी आई, तो लोगों ने कहा ब्रिटिशर्स को हटाना जरूरी है। बाकी पॉलिटिकल कॉज भी थे, ग्रीडी थे, अग्रेंडाइजमेंट हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का बहुत ज़्यादा डिसअपोज हुआ। एब्सेंटी सोवरेनिटीशिप कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल था, मतलब हम पे रूल कर रहे हैं बट वो हम उनको देख भी नहीं पा रहे हैं। प्लस एक रेशियल भी उनमें थोड़ा डोमिनेंस ज़्यादा था, वो इंडियंस को इतना अच्छा नहीं समझ रहे थे। ब्रिटिश इंटरफेरेंस सोशो रिलीजियस अफेयर्स में हुआ, हमारे कस्टम्स वगैरह उन्होंने चेंज करने की कोशिश किया। तो इससे क्या सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए हमारे। तो ये सब पॉलिटिकल कॉज था। मिलिट्री ऑब्वियसली था। सिपॉय जो थे, जो ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिश फौज में जो इंडियंस थे, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, भत्ता नहीं मिल रहा था। फॉरेन जो ट्रिप कर रहे थे तो इंडियंस को लगता था उनका रिलीजन डिफिकल्टी में है। सो द पॉइंट इज, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, सिपॉय जो थे, फाइटिंग यूनिट थी, वो भी नहीं पसंद कर रही थी ब्रिटिश को। और फिर इसी से फिर मंगल पांडे। साइकोलॉजिकल रिलीजियस रीजंस भी थे, जैसे कि एनफील्ड राइफल आई थी एक, और कपल्ड विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट्स। तो द पॉइंट इज, इन सब का कल्मिनेशन जो हुआ वो हुआ 1857 का रिवोल्ट। इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस। ओके। अब ये जो रिवोल्ट हुआ, जैसे दिल्ली में जनरल बख्त खान ने लीड किया, कानपुर में नाना साहिब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बागपत में शाह अमल। तो ये जो अभी रिवोल्ट हो रहे हैं ना, ये सब रीजनल रीजनल हो रहे हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल का नहीं हो रहा है। प्लस इनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनमें भी इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको फेल होना था। प्लस बहुत सारे जो इंडियंस थे, जैसे जमींदार बीच में थे, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। तो इस तरीके से रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस था इसका, क्रूशियल सपोर्ट नहीं मिला सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन पब्लिक का ब्रिटिश अथॉरिटीज। देन रिसोर्सेज नहीं थे, हम तलवार से जाते थे, वो चलाते थे बंदूक, तो कैसे लड़ाई होगी। लैक ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू दोज ऑफ द ब्रिटिश। कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, हमारे यहाँ सब इंटेंसिटी से लड़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स वेल प्लानिंग प्रोसीजर मेथोडोलॉजी से लड़ रहे थे। तो दैट इज वाई हम नहीं सक्सेस हो पाए। लैक ऑफ कोहेरेंट आइडियोलॉजी भी नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स जाएंगे तो देन व्हाट, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या बनेगा,
किस तरीके का कॉन्फेडरेशन होगा, इन सब चीज़ों में कोई क्लैरिटी नहीं था, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी नहीं था। सो दैट इज़ वाई ये जो 1857 का है इनिशिएटिव नहीं सक्सेस होता है। आरसी मजूमदार एसेंस आप बोलते हैं नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवोल्ट है इसका नेचर। आरसी मजूमदार साहब भी बोलते हैं नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर जी इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन भी हिस्टोरियंस ने अलग अलग निकाला है कि एक्चुअली रिवोल्ट है या फिर इंडिपेंडेंस का वॉर है, लाइक दैट। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो नहीं है, बट ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि किस तरीके से फॉरेन रूल को हटाना इंडियन सॉइल से ज़रूरी है। नेशनलिज्म अब बढ़ेगा, फ्रीडम फ्रॉम एलियन रूल की हम बात करेंगे। तो दैट इज़ वाई 1857 जो है ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है अपनी इंडियन हिस्ट्री का। बट इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स सप्रेस करेंगे, और ब्रिटिशर्स भी बहुत स्मार्ट थे, तो वो समझ गए इंडियंस को अब आगे कंटिन्यू करना है ब्रिटिश राज, तो हमें भी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। इफेक्ट क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे सारा ठीकरा फोड़ा इन्होंने कि ये सब प्रॉब्लम जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण हो रही थी। इंडियंस को खुश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अब डिसबैंड कर दिया, क्राउन टुक ओवर, अब खुद ब्रिटिश मोनार्क इंडिया को रूल करेंगे। कंपनी रूल अबॉलिश्ड, क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑल्टर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया इन्होंने। अब जैसे डिवाइड वाली जो पॉलिसी थी ना वो अब और बढ़ेगी, डिवाइड एंड रूल। आर्मी में भी ये वैसा करेंगे, अलग अलग फौज का रेजिमेंट बनाएंगे, वहाँ ब्रिटिशर्स ज़्यादा रहेंगे ऑफिसर्स, इंडियन ऑफिसर्स कम रहेंगे। और इस तरीके से आर्मी को रीऑर्गेनाइज करेंगे कि पूरी आर्मी कभी भी म्यूटिनी नहीं करे, एक 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 यूनिट से दूसरी यूनिट को अपन सप्रेस कर पाए, ऐसा मॉडल ये डेवलप करेंगे। रेशियल हेट्रेड अब बहुत डीपन हो जाएगा और वाइट म्यूटिनी भी आगे होगी। तो ये पूरी भूमिका बन गई हमारी कॉजेज ऑफ फेलियर, नेचर और इफेक्ट, और ये था अपना 1857 का रिवोल्ट। अब यही बात करें अपन तो आज़ादी अमृत महोत्सव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 मिदनापुर वेस्ट बंगाल में। सोशल रिफॉर्मर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, राइटर्स थे, बंगाल रेनासांस के आप पिलर थे। इस रेनासांस का मतलब क्या होता है हिंदी में, टेल रेनासांस। चैंपियन किया एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गर्ल्स एजुकेशन। कैंपेन किया री मैरिज ऑफ विडोज, री मैरिज ऑफ विडोज को बहुत आपने एम्फेसाइज किया और इसको लीगलाइज किया। एक बहुत बैड प्रैक्टिस पहले चलती थी जिसको बोलते थे सती, तो इससे क्या हुआ, इस प्रथा को भी बंद किया। सती प्रथा किनके इनिशिएटिव से बंद हुआ, और उस टाइम पे कौन ब्रिटिश लाइक यहाँ पे वाइस रॉय गवर्नर जनरल थे, आंसर। तो ये बात है री मैरिज ऑफ विडोज। His effort resulted in the passage of Widow Remarriage Act 1856। फिर बंगाली अल्फ़ाबेट आपने रिकंस्ट्रक्ट किए, बंगाली प्राइमर बर्न परिचय लाए। विद्यासागर का मतलब होता है, विद्या मतलब नॉलेज, सागर मतलब नॉलेज, तो ओशन ऑफ नॉलेज, वास्ट लर्निंग। तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। सो आज हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ा, 1857 का नेचर, फेलियर क्या है। देन ये डिफरेंट पेंटिंग्स है, लोकल पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। देन इसके बाद इकोटोन क्या होता है, हैबिटेट और नीश क्या है, वाटर साइकिल क्या है, डिसकंटिन्यूटीज हैं, बाउंड्रीज हैं, साइमन कमीशन है, और क्विक फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।